सुप्रभातम, वंदनीय गोविंदा कैलिमेरा और शुभ है। आज हम एक बार फिर से पुरुषोत्तम दास टंडन जी के जो भाषण थे संविधान सभा में, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में दिया था, उसके रद्द में दिया था, उसके ऊपर बात करेंगे। आज की बातचीत में दो बड़े मजेदार तथ्य आपके सामने हम रखेंगे। जब उस प्रस्ताव के ऊपर दिए गए संशोधनों के प्रस्तावों की बात हुई तो उसमें से एक को तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने पहले खारिज कर दिया था, जैसे कि हमने आपको बताया कि फिलहाल संविधान सभा अपनी चर्चा को रोक दे, जब तक मुस्लिम लीग ना आता है तब तक के लिए। तो उसको ये कहकर टंडन जी ने खारिज किया कि फिर हम करेंगे क्या हम सिर्फ अपने कामकाज के नियम कानून को बनाकर बैठ जाएं? तब तो फिर हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर तो हमें अपना संविधान बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथियों को हम लगातार कहते रहेंगे, मनाते रहेंगे कि वो आ जाएं, मगर तब तक हमें अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। इसके बाद एक दूसरे बड़े मजेदार संशोधन की बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि सिर्फ पीपल के बदले, यानी सिर्फ लोग के बदले वर्किंग पीपल लिखा जाना चाहिए संविधान में, कि सिर्फ वी द पीपल नहीं, वी द वर्किंग पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको भी पुरुषोत्तम दास टंडन ने यह कहकर खारिज किया कि दरअसल सिर्फ वर्किंग पीपल अगर रखेंगे आप, अगर पीपल के बदले, तो ये बहुत छोटा सा दायरा होगा और हमारे संविधान से बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, जो लोग कोई कामकाज नहीं कर रहे, जैसे हमारे बच्चे, जैसे हमारे बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा कि पीपल शब्द अच्छा है और इसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं, हर उम्र, हर जाति, हर धर्म के लोग आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वर्किंग पीपल के बदले पीपल शब्द ही अच्छा है, लोग शब्द ही अच्छा है, कामकाजी लोग नहीं या कामगार लोग नहीं, सिर्फ लोग शब्द अच्छा है और हमें इसी को रखना चाहिए अपने यहाँ। और साथ साथ जो वर्किंग पीपल है उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए उन्होंने उस संशोधन को खारिज कर दिया जिसे कि कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने इस प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो हमारे सामने रखा गया है उसमें कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा की बात की वकालत की है। तो इसके बारे में टंडन साहब का ये कहना था कि ये एक ऐसी बात है जो डिटेल का मामला है, विस्तार में जब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस प्रस्तावना के ऊपर, तो उस समय चर्चा कर सकते हैं। अभी तो हमें सिर्फ व्यापक चर्चा करनी है, व्यापक मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी चाहिए जो सबके लिए जरूरी है। और इसी सिलसिले में वे कहते हैं कि कुछ राज्यों ने इसके बारे में पहले से भी कानून बनाए हैं। ये बात आपको बड़ी अजीब लग सकती है कि हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले भी कुछ ऐसी प्रगतिशील देशी रियासतें थी जिन्होंने बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा दिलाने के लिए संशोधन किए थे अपने कानून में और उन्हें लागू किया था कानून बनाकर। आपको जरूर उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की कि वो कौन सा राज्य था। तो मैं बता दूं, वो बड़ौदा राज्य था जिसके राजा थे गायकवाड़ साहब, शायद ही गायकवाड़ या उस तरह से कुछ थे। उन्होंने ही सबसे पहले बड़ौदा राज्य में यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन
यानी सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की थी और उसके लिए कानून भी बनाया था। उससे भी पहले क्यों कहते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी, जिसमें कई सारे राज्य थे, महाराष्ट्र भी था, सिंध भी था, कुछ और राज्य भी थे, शायद गुजरात भी था, उसमें जो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा था, मेरे ख्याल से वो संदर्भ भी इसी का है, बड़ौदा राज्य का ही है। उन्होंने भी सबसे पहले यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी कि सबके लिए प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के पहले के हमारे जितने देसी रजवाड़े थे सबके सब सिर्फ अपनी मौज मस्ती या अपनी अय्याशी में ही लगे थे। एक आध जो थे 500 करीब देशी रियासतें थी, उनमें से एक आध जो महाराष्ट्र राज्य में थे या बड़ौदा राज्य पर जिनका राज्य था, उन्होंने जनता की भलाई के लिए इतने अच्छे काम के बारे में भी सोचा था। तो आज हम इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। ये जो बहुत प्रमुख मुद्दे थे, इनके ऊपर विस्तार से बात करनी जरूरी थी। तो आज की चर्चा में टंडन साहब ने दोनों चीज़ों को खारिज किया। एक तो पीपुल के बदले वर्किंग पीपुल को खारिज किया कि नहीं, वो तो बहुत सीमित अर्थ वाला हो जाएगा, उसमें से तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। और दूसरा, जो यूनिवर्सल एजुकेशन की मांग कर रहे थे कुछ लोग कि इसको प्रस्तावना नहीं रहना चाहिए, उसका भी उन्होंने विरोध किया कि ये तो डिटेल की बातें हैं, विस्तार की बातें हैं, इसके ऊपर हम तब बात कर लेंगे जब इस प्रस्ताव के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी इस तरह का कोई संशोधन हमें इसमें नहीं डालना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, संविधान सभा की चर्चा को। अगली दफे हम टंडन साहब के भाषणों के अगले अंशों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद टंडन साहब वो बातें करना शुरू करते हैं जो हमें उस समय की राजनीति, उस समय के राजनीतिक दाव पेच और घात प्रतिघातों के बारे में बताते हैं, जो उस जमाने में मुस्लिम लीग, देसी रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच चल रही थी। टंडन साहब कहते हैं कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद और 1942 के महान आंदोलन के बाद हमें ये मौका मिला है कि आज हम इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के अपने देश के लिए संविधान बनाएं। और इसी सिलसिले में वे उस जमाने के एक महान संविधान विशेषज्ञ सर स्टैफर्ड क्रिप्स की एक बात का हवाला देते हैं, जिसमें क्रिप्स ने ये कहा था कि होना ये चाहिए कि हिंदुस्तान का जो बहुमत है, उसकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसकी जो बहुसंख्यक आबादी है, वो अपना अलग संविधान बनाए और उसका जो अल्पसंख्यक ग्रुप है वो जो है वैसी किसी भी चीज़ को, उस संविधान की किसी भी चीज़ को मानने से मना कर दे जिसे वो अपने रास्ते में बाधक समझता है या बाधा समझता है। टंडन साहब साफ बिना कुछ लाग लपेट के, बिना किसी लाज लिहाज के कहते हैं कि ऐसे तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो हैं अपने को भारत का खैर ख्वाह मानते हैं, भारत का शुभ आकांक्षी मानते हैं और कहते भी हैं कि वे भारत की भलाई चाह रहे हैं, मगर उनका जो ये प्रस्ताव है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो भारत के हित में नहीं है। वे असल में भारत में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, हमारे देश को बांटना चाहते हैं बहुसंख्यक में और अल्पसंख्यक में, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर समूह जो है वो
अपना संविधान बनाया, उसकी बातें टंडन साहब आगे कहते हैं। उसके ऊपर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी जो अंग्रेजों ने, खास करके सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो सुझाव भेजा था भारतीय संविधान सभा के लिए, उसके बारे में टंडन साहब ने बहुत मार्के की बात कही है कि अगर बहुमत अपना संविधान अलग बनाएगा और अगर अल्पसंख्यक लोगों को ये हक मिल जाएगा कि वो उसमें से किसी भी बात को मानने से मना कर दे, तब तो हो गया। वो आखिरकार हमारे देश में फूट डालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान मिलजुल करके एक सभ्यता के रूप में रह रहे थे। ये हिंदू मुसलमान का जो फर्क आया है हमारे देश में, वो वास्तव में अंग्रेजों का बनाया हुआ है, अंग्रेजों की देन है। क्या आज की तारीख में कोई भी अंग्रेज या कोई भी अंग्रेजी सरकार, माई बाप या जिसको हुक्म कहते थे, अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि इस देश की जो ये हिंदू मुस्लिम समस्या है उसको पैदा करने में उनका हाथ नहीं। तो टंडन साहब बड़े साफ साफ शब्दों में अपनी बात कहते हैं और इनकी बात के जो अगले निहितार्थ हैं, इनकी बात की जो अगली कड़ी है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।